नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 2014 में निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी इंटरस्टेलर। इस फिल्म में अंतरिक्ष से संबंधित अवधारणाएं जैसे वर्म होल, ब्लैक होल, विदेशी ग्रह वैज्ञानिक रूप से सटीक तरीके से चित्रित किया गया। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला दृश्य फिल्म के अंत में था, जब क्लाइमैक्स में फिल्म का मुख्य किरदार कूपर एक ब्लैक होल में गिर जाता है। फिल्म में ब्लैक होल का नाम गरगेंटुआ था। कूपर अपने अंतरिक्ष यान के साथ ब्लैक होल में गिर जाता है। प्रारंभ में उसके चारों ओर सब कुछ काला था, पूर्ण अंधकार। लेकिन जैसे जैसे वह गहरा होता जाता है, उसे कुछ अनाज जैसे कण दिखाई देते हैं। ये कण उसके अंतरिक्ष यान से टकराए और उस पर खरोंचें आ जाती हैं। कुछ रोशनी की चमक थी, कुछ चिंगारी, और उसके अंतरिक्ष यान में आग लग जाती है। उसे अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह ब्लैक होल में गिरता रहा। और अचानक उसने खुद को 5 आयामी अंतरिक्ष में पाया। एक 5 आयामी टेसरैक्ट यह एक दिमाग चकरा देने वाला अनुभव था। एक ऐसी जगह जहां वह अपने अतीत से संवाद कर सके, गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके। इन दृश्यों को देखकर आप सोच में पड़ गए होंगे, यदि यह वास्तव में संभव है, क्या यह ब्लैक होल में मौजूद है? यदि हम किसी ब्लैक होल में गिर जाएं, हम क्या देखेंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये पहलू आज के वीडियो में ब्लैक होल काफी हद तक अज्ञात रहे। 20वीं सदी तक ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। बाहर से आप यह नहीं बता सकते कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड को परेशान करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अंधेरे केंद्र जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्लैक होल का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। 100 साल पहले ब्लैक होल के बारे में कोई नहीं जानता था। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के कारण बाद में ब्लैक होल की खोज की गई। दोस्तों, सिद्धांत के 2 भाग हैं, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत और सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। 1905 में आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित सापेक्षता का विशेष सिद्धांत हमें बताता है कि गति समय को कैसे प्रभावित करती है। यदि आप किसी अंतरिक्ष यान में हैं जो बहुत तेजी से जा रहा है, यदि गति बहुत अधिक है तो समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। लोगों के सापेक्ष अंतरिक्ष यान पर नहीं, पृथ्वी पर वापस बहता है। लेकिन जब आप पृथ्वी पर वापस आएंगे तो आपको इसका पता चलेगा, समय के प्रवाह में अंतर आ गया। इसे किनेमेटिक टाइम डायलेशन के नाम से जाना जाता है। न केवल गति बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण भी समय का फैलाव हो सकता है, जैसा कि आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में दिखाया था। इसका विकास उनके द्वारा 1915 में किया गया था। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आप अनुभव करेंगे, उतना ही अधिक समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव के रूप में जाना जाता है और इंटरस्टेलर में इसे आश्चर्यजनक ढंग से दर्शाया गया था। जब कूपर और उनकी टीम एक्वा ग्रह पर उतरे, उस ग्रह पर 1 घंटा पृथ्वी पर 7 वर्षों के बराबर है। ग्रह पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह गरगेंटुआ ब्लैक होल के बहुत करीब था, तो ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने समय को प्रभावित किया। इसे देखने के लिए आइंस्टीन चाहते थे कि हम एक अंतरिक्ष समय के कपड़े की कल्पना करें, एक जाल की तरह जिस पर सभी ग्रहीय पिंड रखे गए हैं। पिंडों के द्रव्यमान के कारण अंतरिक्ष समय का कपड़ा झुक जाता है, और जब जाल झुकता है, यह न केवल भौतिक वस्तुओं को अधिक आकर्षित करता है, लेकिन इससे समय का फैलाव भी होता है। और ऊर्जा के अन्य रूप जैसे ध्वनि, ऊष्मा या प्रकाश, वे गुरुत्वाकर्षण से भी प्रभावित होते हैं। हाँ, यह सही है। यह आइंस्टीन द्वारा निकाला गया एक और निष्कर्ष था। गुरुत्वाकर्षण लगभग हर चीज को प्रभावित करता है। न केवल भौतिक वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होती हैं, यह ऊष्मा, ध्वनि और प्रकाश को भी आकर्षित करता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में ऐसे भी पिंड हो सकते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो कि वे पूरी तरह से प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं। यदि ऐसी वस्तुएं हैं तो इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से काली होंगी। हम उन्हें नहीं देख पाएंगे क्योंकि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता। दोस्तों, ब्लैक होल बिल्कुल यही होते हैं। लेकिन जब आइंस्टीन ने अपना सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ब्लैक होल की अवधारणा उस समय केवल सैद्धांतिक थी। आइंस्टाइन जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को प्रभावित करता है और सैद्धांतिक रूप से ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अवशोषित कर सकती हैं संभव थीं। लेकिन आइंस्टीन को यह नहीं पता था कि वास्तविक ब्लैक होल होते हैं। दरअसल जब आइंस्टीन जीवित थे तो ब्लैक होल की अवधारणा उन्हें अजीब लगती थी। वह जानता था कि सैद्धांतिक रूप से ऐसी चीजें हो सकती हैं,
लेकिन फिर सैद्धांतिक रूप से अनंत का अस्तित्व भी संभव है। लेकिन वास्तविक रूप से, व्यावहारिक रूप से उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसी चीजें वास्तविकता में मौजूद हैं। जब उनका निधन हुआ तब तक ब्लैक होल शब्द का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यहां एक दिलचस्प मजेदार तथ्य है। आइंस्टीन के सिद्धांत का एक प्रमुख बिंदु यह था, प्रकाश की गति गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को सीमित करती है। हम गुरुत्वाकर्षण बल को तुरंत हर जगह महसूस नहीं करते। इसकी ऊपरी सीमा प्रकाश की गति है। एक व्यावहारिक उदाहरण का उपयोग करने के लिए मान लीजिए, सूरज अचानक गायब हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, हमें यह 8 मिनट बाद पता चलेगा पृथ्वी पर गायब होने के बारे में, क्योंकि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। लेकिन आइंस्टीन के अनुसार सूर्य के लुप्त होने का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव 8 मिनट बाद भी महसूस किया जाएगा। क्या यह बहुत दिलचस्प नहीं है? आइंस्टीन के बाद सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, कई वैज्ञानिकों द्वारा इस पर काम किया गया। जैसे कई समीकरण थे, उन्होंने उन समीकरणों को हल किया और समाधान निकालने का प्रयास किया, और इन समीकरणों के समाधान तक पहुंचने से यह सैद्धांतिक रूप से सिद्ध हो गया, ब्लैक होल जैसी चीजें वास्तव में मौजूद हैं। 1960 के दशक तक शोधकर्ता और वैज्ञानिक अंततः इस बात पर सहमत हो गए थे कि न केवल सैद्धांतिक रूप से, बल्कि शायद एक दिन वास्तविक रूप से हम ब्लैक होल देख पाएंगे, क्योंकि ये अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग पहली बार 1964 में एक पत्रिका द्वारा किया गया था, लेकिन 1967 के बाद ही इस शब्द को लोकप्रियता मिली, जब भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने इसे लोकप्रिय बनाया। हालांकि ब्लैक होल शब्द काफी सनसनीखेज लगता है। यह एक भ्रामक नाम है। ब्लैक होल ऐसा लग सकता है जैसे वहां कोई वास्तविक छेद है, लेकिन ऐसा नहीं है। जगह में कोई छेद नहीं है। ब्लैक होल का निर्माण तारों से होता है, तो इसके केंद्र में कुछ सामग्री है। लेकिन सितारों में हमारा सूर्य भी एक तारा है। उनके केंद्र में निरंतर परमाणु संलयन प्रतिक्रिया होती है। ये प्रतिक्रियाएं गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती हैं। गर्मी पैदा हो रही है, एक बल को बाहर की ओर भेजता है, और तारे के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इससे तारे को अक्षुण्ण और जीवित रहने में मदद मिलती है। इस प्रकार तारे जीवन भर संतुलन बनाए रखते हैं। प्रतिक्रिया के कारण बल बाहर की ओर धकेलते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण बल अंदर की ओर खींचते हैं। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं तब होती हैं जब ईंधन मौजूद होता है, या तो हाइड्रोजन या हीलियम ईंधन हमेशा वहां नहीं रहेगा। यह किसी समय जल जाएगा, और जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो बाहर की ओर धकेलने वाली कोई ताकत नहीं होगी, और अंदर की ओर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का समान बल द्वारा प्रतिकार नहीं किया जाएगा, तो वह तारा अपने आप ढह जाएगा अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण। वैसे इसमें काफी समय लगेगा। हमारे सूर्य की जीवन प्रत्याशा लगभग 10 अरब वर्ष है। लेकिन आगे क्या होता है, यह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आइए एक तारे के जीवन चक्र के चार्ट पर नजर डालें। यदि तारे का द्रव्यमान अधिक नहीं है, यानी यदि यह एक छोटा या औसत आकार का तारा होता, यह एक लाल दानव में बदल जाता है, जिसके बाद यह एक ग्रहीय निहारिका बन सकता है, या एक सफेद बौना। लेकिन अगर यह एक बहुत बड़ा तारा होता, एक तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक होगा। जब उसका ईंधन खत्म हो जाए, यह ठंडा हो जाता है और एक लाल सुपर दानव में बदल जाता है, और फिर सुपर दानव फूट पड़ा और सुपरनोवा में बदल जाता है। इसके बाद एक छोटा सा कोर बचता है। यदि कोर छोटा है, इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी किसी भी चीज को हम ब्लैक होल कहते हैं। मूलतः कहें तो तारे का द्रव्यमान इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढहने के बाद छोटा और सघन हो जाता है। यह ब्लैक होल में बदल सकता है। विशेष रूप से संपीड़ित तारे का आयतन कितना छोटा है। हमारे सूर्य जितने बड़े तारे के लिए यदि वह ब्लैक होल में बदल जाए, उस ब्लैक होल का व्यास मात्र 50 किमी होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वॉल्यूम इतना छोटा हो जाएगा? लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि हमारा बेटा बड़ा होकर ब्लैक होल नहीं बनेगा। यह बात भारतीय अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने सिद्ध की है। उन्होंने चंद्रशेखर सीमा मूल्य विकसित किया। उन्होंने बताया कि व्हाइट ड्वार्फ का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना हो सकता है, जिसके ऊपर वह स्थिर नहीं रह सकता और या तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा पुत्र सूर्य इस सीमा के अंतर्गत है, यह ब्लैक होल के बजाय व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अब जब आप समझ गए हैं कि ब्लैक होल क्यों मौजूद है, अब आइए समझते हैं कि ब्लैक होल कैसे होते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल। यह ब्लैक होल का सबसे सामान्य प्रकार है। ब्लैक होल जो तारों द्वारा बनाए गए थे,
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाश गंगा में ऐसे ब्लैक होल 10 मिलियन से 1 बिलियन के बीच कहीं भी हैं। फिर प्राइमर्डियल ब्लैक होल हैं। ये ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान पर्वत के समान होता है। यह एक धारणा है कि वे एक परमाणु जितने छोटे हैं। दोस्तों, ये ब्लैक होल महज सैद्धांतिक हैं, काल्पनिक हैं। इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तीसरे प्रकार का ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल बहुत बड़े हैं, इतना बड़ा कि उनका द्रव्यमान संयुक्त रूप से 10 लाख सूर्यों के द्रव्यमान से भी अधिक है, और यह एक गेंद में फिट बैठता है, जिसका इसका व्यास हमारे सौर मंडल जितना बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक प्रमुख आकाशगंगा के केंद्र में वहां एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल धनु APSSS कहा जाता है, और फिल्म इंटरस्टेलर में ब्लैक होल, जिसका नाम गरगेंटुआ था, कहा गया कि यह एक महाविशाल ब्लैक होल है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों का मानना है, और उनकी आपकी व्याख्या, ब्लैक होल कोई बड़ी काली गेंद की तरह नहीं है जो अपने आसपास की हर चीज को चूस लेता है। ब्लैक होल कुछ इस तरह दिखते हैं। यह ब्लैक होल है जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, क्योंकि यह HD और अधिक 3 आयामी में है। कुछ समय पहले हमारे द्वारा खींची गई तस्वीर की तुलना में पहली चीज जो आप इस तस्वीर में नोटिस करेंगे, नारंगी रंग का छल्ला है जो ब्लैक होल के चारों ओर बनता है। इसे एक्रीशन डिस्क के रूप में जाना जाता है। यह ब्लैक होल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत अधिक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण बहुत सारा गैसीय पदार्थ और मलबा ब्लैक होल की ओर आकर्षित होता है। वे वस्तुतः आग जैसे कण बन जाते हैं जो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हैं। वे ब्लैक होल के जितना करीब आते हैं, उतनी ही तेजी से वे उसके चारों ओर घूमते हैं। कण इतनी तेजी से घूमते हैं कि वे आपस में रगड़कर दब जाएं। इससे वे चमकने लगते हैं। वे विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो मुख्य रूप से एक्सरे हैं। इस अभिवृद्धि डिस्क को फिल्म में बहुत सटीक रूप से दर्शाया गया था। केवल एक चीज जो उनसे गलत हुई वह थी, यह वास्तव में नारंगी नहीं है। मनुष्य की आंखें एक्सरे नहीं देख सकती। एक्सरे दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम से बाहर होते हैं। हम इसे बस नारंगी पीले रंग में दर्शाते हैं ताकि हम इसे दर्शा सकें। इस डिस्क का असली रंग नीले के करीब होगा। 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई थी। इसमें भी इस अभिवृद्धि डिस्क को दर्शाने के लिए पीले नारंगी रंग का उपयोग किया गया था। एक बात जो आप वास्तविक फोटो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो शायद आपने फिल्म में नोटिस नहीं किया होगा, यह है कि एक तरफ के कण दूसरी तरफ की तुलना में अधिक चमकीले होते हैं। इसका एक सरल कारण है, हमारी ओर घूमते हुए कण हमें अधिक चमकीले लगते हैं और वह हमसे दूर जा रहे हैं, धुंधले प्रतीत हो रहे हैं। यह डॉपलर बीमिंग प्रभाव के कारण है। जब आप इस ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर देखते हैं, आप इस धुंधली तस्वीर को देख सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं। घूमते कणों की दिशा, वह क्षेत्र जो अधिक चमकीला है, हमारी ओर आ रहा है और धुंधला क्षेत्र हमसे दूर होता जा रहा है। फिल्म से छवि पर वापस आते हुए एक और दिलचस्प बात जो आपने नोटिस की होगी वो ये है, अभिवृद्धि डिस्क गुरुत्वाकर्षण के कारण एक ऑप्टिकल भ्रम उत्पन्न करती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि डिस्क ब्लैक होल के ऊपर और नीचे को कवर करती है। ऐसा इसलिए लगता है गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ देता है। सामने से देखने पर डिस्क के पीछे छिपा हुआ क्षेत्र से आने वाली रोशनी इसके ऊपर से जाना पड़ता है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड़ जाता है। यदि आप ऊपर से ब्लैक होल को देखें, वे एक सामान्य गोल डिस्क की तरह दिखेंगे। हमें यह भ्रम तभी होता है जब ब्लैक होल को किनारों से देखा जाता है। इसके अलावा जब आप ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं, आपको प्रकाश का अंतिम घेरा दिखाई देगा। यह फोटोस्फीयर है। इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है कि प्रकाश ब्लैक होल की परिक्रमा करने लगता है। प्रकाश किससे बना है? फोटॉन ब्लैक होल की परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्लैक होल के इस क्षेत्र में जीवित पहुंच जाते हैं, आपके सिर का पिछला भाग देखना सैद्धांतिक रूप से संभव है, चूंकि प्रकाश एक वलय के रूप में एक वृत्त में यात्रा कर रहा है। इस बिंदु के बाद ब्लैक होल की सीमा है। इसे इवेंट होराइजन के नाम से जाना जाता है। इसे एक सीमा माना जाता है क्योंकि इस बिंदु के बाद गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। इस बिंदु से परे सब कुछ काला है। यदि आप एक ब्लैक होल में गिर रहे हैं और आपने घटना क्षितिज को पार कर लिया है, सैद्धांतिक रूप से आपके बचने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता, इंसान कैसा होगा? फिल्म इंटरस्टेलर में इसे दिखाया गया है कि कूपर का अंतरिक्ष यान ब्लैक होल में गिरता जा रहा है। इस घटना क्षितिज को पार कर लिया और फिर अचानक वह 5 आयामी अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। फिल्म का यह हिस्सा पूरी तरह से एक कल्पना है। यह अटकलें हैं,
क्योंकि हम नहीं जानते इवेंट होराइजन के अंदर क्या है। इंटरस्टेलर के निर्माताओं ने एक नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी को काम पर रखा था, हर चीज को वैज्ञानिक रूप से सटीक रखना। लेकिन जाहिर है जो चीजें विज्ञान द्वारा अभी तक खोजी नहीं जा सकी हैं, वो चीजें जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उन हिस्सों के लिए फिल्म कल्पना की ओर मुड़ गई। ब्लैक होल के केंद्र में क्या होगा? आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत इसका वर्णन करने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत में ब्लैक होल का केंद्र विलक्षणता कहा जाता है। विलक्षणता एक ब्लैक होल का क्षेत्र है, वह केंद्र जहां स्थान समय की वक्रता है, अनंत है। क्या आपको वह जाल याद है जिसके बारे में मैंने वीडियो के पहले भाग में बात की थी? वस्तु जितनी भारी होगी, स्थान समय का जाल उतना ही अधिक झुकेगा। ब्लैक होल के मामले में यह इतना अधिक मुड़ा हुआ होता है कि यह अनंत तक फैला हुआ है। क्या बाहर का ब्रह्मांड हम में से बाकी लोगों के लिए खत्म हो गया होगा? हम नहीं जानते हैं, हम केवल सिद्धांत बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं। कुछ दिलचस्प सिद्धांत सुझाए गए हैं, जैसे हम किसी ब्लैक होल के अंदर बाहर से नहीं देख सकते क्योंकि प्रकाश इसमें अवशोषित हो जाता है। एक सिद्धांत ऐसा कहता है, घटना क्षितिज के अंदर विलक्षणता तक पहुंचने से पहले प्रकाश कई बिंदुओं पर परावर्तित होता है, तो यह संभव है कि घटना क्षितिज के अंदर चीजें वास्तव में दिखाई देंगी। ब्लैक होल के बारे में जो चीजें हमने निश्चित रूप से देखी हैं, क्या यह एकल फोटो है? यह फोटो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। 10 अप्रैल 2019 को इसने ब्लैक होल के अस्तित्व को व्यावहारिक रूप से सिद्ध कर दिया। सैद्धांतिक रूप से सिद्ध होने के लगभग 100 साल बाद यहां एक बात निश्चित है, यदि आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं, संभावना यह है कि आप गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टुकड़ों में बिखर जाएंगे, आप मिलीसेकंड में मर जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, ब्लैक होल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले बहुत से लोगों को यह गलतफहमी थी कि ब्लैक होल सारे पदार्थ सोख लेते हैं, बड़े होते रहो और अंततः यह पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर देगा। लेकिन यह इस तरह काम नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक आकाश गंगा के केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल है और अन्य सभी ग्रह, पिंड और तारे ब्लैक होल की सीमा में इसके चारों ओर घूमें। उसी प्रकार वह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आकाश गंगा के केंद्र में भी यही होता है। यद्यपि बहुत अधिक शक्तिशाली तरीके से निष्कर्ष के रूप में, यदि आप ब्लैक होल से उचित दूरी बनाए रखते हैं, यदि आप सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं, तो आप सुरक्षित रहेंगे। और इंटरस्टेलर में उल्लिखित 5 आयाम की अवधारणा एक और दिलचस्प अवधारणा है। आइए इसके बारे में भविष्य के वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप भी साइंस की समझ रखते हैं तो गोस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।